ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आज भी डाउट क्लास है, ठीक है। आज एक्चुअली हम लोग लास्ट 2 वीक से डाउट क्लास ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के है ना कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे। तो छुट्टी देने से अच्छा मैंने समझा कि डाउट क्लास ही कर लेते हैं ना, इसलिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हो सकता है मैं संडे को क्लास में, इस बार 15 है ना, तो संडे को हम रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करें ना। संडे को दिन में क्लास लूँगा एंड देखते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग, तो संडे को हम रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। ओके एंड हाँ, बता दूंगा जिस टाइम पे तुम लोग कंफर्टेबल होगे, बता देना। संडे को हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी हम क्लास करते हैं। तो बताओ डाउट तुम लोगों ने, मैंने आज आंसर शेयर कर दिए थे ना तुम लोगों को। तो मतलब वो जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने एक्चुअली स्कैन किए थे, है ना, उसको। Sir, question number 54 and 18, PIQ का. अच्छा, तो ये वाला पीडीएफ मैंने शेयर किया है तुम लोगों से ना, इसमें आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं, तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी। तो इसका आंसर भी ना यहाँ लिख दिया हमने। तो इसमें रिपीट करो कौन सा पेज नंबर, जैसे पेज यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे 1 of 56, इस तरह से बताओ कौन सा Page पेज। number 52 पर. अच्छा, लास्ट। 54 number question and 18 number. अच्छा, ये। Yes, sir. ओके, तो पहले तुम लोग ट्राई करो, पर पढ़ लेते हैं। 5 men go to a restaurant together and each of them orders a dish that is different from the dishes ordered by the other members of the group. सो 5 लोग हैं ना, रेस्टोरेंट में गए और सबने ऑर्डर किया एक एक, है ना, डिश या थाली। सो लाइक या जो भी खाने का ना, मतलब लाइक ऑर्डर किया एंड देन दे हैव डिफरेंट डिशेस, ठीक है। सो then the probability that exactly one of them gets the dish he ordered equals exactly one of them, है ना, get the dish he ordered, मतलब बाकी 4 को डिफरेंट मिला होगा। तो ये मैचिंग प्रॉब्लम हमने किया था, ये उससे रिलेटेड है। तुम्हें याद है ना, लेटर्स एंड इनवेलप वाला क्वेश्चन, ये वैसे ही है। इनवेलप मतलब हो गया लाइक, तुम समझ लो 5 लोग हैं और जो लेटर्स हैं वो डिशेस हैं यहाँ पे, है ना। 5 लोग फिक्स हैं, लाइक इनवेलप फिक्स है, तुम्हें लेटर प्लेस करना है उसमें। सिमिलरली यहाँ पे है, तो सोचो अब ट्राई करके देखो, जिन लोगों ने मैचिंग प्रॉब्लम अगर खुद से ट्राई किया होगा, समझने कोशिश किया होगा, तो हो जाएगा। इससे रिलेटेड है, जस्ट ट्राई, टेक 2 मिनट एंड देन आई विल सॉल्व फॉर यू।
सब लोग कोशिश करके देखो। मुझे पता है तुम लोग ट्राई किए होंगे, स्टिल यू ट्राई इट नाउ आल्सो। और जिनका आंसर है बताना, ठीक है। सर मेरा 0.25 आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो एक का ऑप्शन है 0.25, मतलब ऑप्शन ए 1.25, कोई बात, सॉरी 0.25 ना, 0.1 हो गया। ठीक है, बाकी लोग। एनीवन एल्स, और किसका आंसर नहीं आया?
0.06। अच्छा, आपका 0.06 आया, तो आंसर मैंने गलत नोट कर दिया क्या, देखना पड़ेगा ना। 0.06। ओके, बी ऑप्शन, चलो ये है। ए ऑप्शन था 0.25, ए 0.25, बी ऑप्शन 0.06। और लोग ट्राई करो, देखो कहाँ वो है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हें ये समझ आना है कि तुम क्या गलत सोच रहे थे, क्योंकि रिलेटेड उससे ही है। समहाउ लाइक मैचिंग प्रॉब्लम ने किया था तो उससे ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आई थिंक बी पार्ट, जिसने पूछा था उसने कहा था बी पार्ट सर कीजिए, उसमें एग्जैक्टली था, तो उससे ही रिलेटेड है ना, एग्जैक्टली वन, और एग्जैक्टली आर के लिए फॉर्मूला तुम्हारे पास है वहाँ पे, जस्ट चेक देयर। वो उसमें गोताखोर फॉर्मूला है, तो आर को वन रख दो तो एग्जैक्टली वन के लिए आ जाएगा। एंड यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है और आर को 1 रख दो। जो बी पार्ट था, जो मैंने कहा तुम देखना, आप समझ लो। ए पार्ट मैंने किया था गुप्तापुर वाले बुक से, मैचिंग प्रॉब्लम था। और इस संडे क्लास होगी, ठीक है, मैं टाइम तुम लोग बता देना ग्रुप में, जो तुम लोग सुटेबल हो। संडे छुट्टी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। 0.41। ओके, सबका आउट ऑफ रेंज आ रहा है। सी ऑप्शन 0.41। सर 0.375। ओके, 0.375। सो ये एक तो रेंज में आया, 2 डेसिमल प्लेस से बोला था 0.37 चलेगा। ओके, तुमने कैसे किया? तो गुड, मतलब तुम्हारा क्या वो था अप्रोच? जो आर मैचेस के लिए ऐसे गुप्ता में फॉर्मूला दिया है सर, मैंने उसी पे पुट किया है, पर उसका मेथड कैसे सॉल्व करता है उसमें डाउट है। अच्छा अच्छा, तुमने गुप्ता का फॉर्मूला है ना, तो मैंने एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो उसमें एक फॉर्मूला था। देखो आई थिंक किस पेज है, चैप्टर किस पेज पे था? सर मेरा न्यू एडिशन वाला है, हाँ हाँ, कोई बात 3.7 3.71।
कोई बात नहीं, उसी के आसपास होगा। ठीक है, तो 3.71 पे है ना, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर मैचेस ना, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट तुम लोगों को करा दिया था, जो लोग क्लास में थे उनको पता होगा। देखो उसमें हम ये कराया था कि ये वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, निराला और लेटर था, वहाँ पे ये था कि मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसको मैं प्रूफ भी याद करा ही देता हूँ कैसे आया है ना, उस तरह से। तो 2 पार्ट इसमें था, ये मैं फिर से याद करा रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमने किया था। उसमें पहला पार्ट ये था जब हम फाइंड कर रहे थे प्रोबेबिलिटी दैट, वहाँ जैसे क्या था कि देयर आर उसमें था एन इनवैल्यूब है। देखो ये वर्ड्स जो है ना बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम इसको रिलेट कर, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे आइडिया आ गया, क्योंकि उस मैचिंग प्रॉब्लम टाइप का ही है ना, मैच ही तो करना है, पर्सन्स है और उसका डिशेज जो ऑर्डर किया है, लाइक इनवैल्यूब लेटर कॉन्सेप्ट ही है। सो ये इन्वेलप है और एन लेटर्स है, उसके लिए हमने पहला पार्ट किया था। उसमें ये पूछा गया था कि लाइक पहले पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैचेस है ना, ये फाइंड किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैचेस। तो उसका आंसर आया था 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, अगर तुम लोग को याद हो तो, है ना। सो एंड सो ऑन, लास्ट में -1 की पावर n, अच्छा ऑड के साथ माइनस है ना, तो लाइक n -1 कर दो या n +1 कर दो, तो ये मान लो मैं n+1 कर दिया और 1/n फैक्टर, तो ये था। इसी में दूसरा ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ, n इनवैल्यूब n लेटर्स हैं, तो इनवैल्यूब्स रखे हुए और रैंडमली यू आर पुटिंग 1 लेटर इनटू 1 इनवैल्यूब रैंडमली, तो क्या चांस है कि कोई भी इनवैल्यूब में करेक्ट लेटर नहीं, मतलब फर्स्ट इनवैल्यूब फर्स्ट लेटर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो तुम रैंडमली प्लेस कर रहे हो, तो ये था। या इसी में इसी का दूसरा ऑप्शन ये था, अगर तुम ये बोलोगे एटलीस्ट 1 मैच, तो इससे ही तुम निकाल लोगे, क्योंकि हमने नो मैच कैसे निकाले थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 मैच। देखो जो लोग रिवाइज कर रहे हैं बार बार, तो उनको अभी दिक्कत नहीं आ रही मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं रिवीजन कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है कि ये क्या था ना। से जो भी पढ़ाते हैं बार बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 1 मैच, एटलीस्ट देखते भी रहोगे ना, तो हो सकता है पहली रीडिंग में समझ ना आए, दूसरी रीडिंग में समझ ना आए, लेकिन बार बार जब पढ़ोगे ना, मतलब 8-10 बार पढ़ लिए, तो खुद ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ ये, धीरे धीरे वो चीज़ तुम्हारे ब्रेन में सेट होती जाएगी। 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल इस तरह था, प्लस 1/5 फैक्टोरियल, यहाँ ऑड में प्लस है, ये सही लिखा है मैंने ना, 2 पे प्लस है तो 2 प्लस है, अच्छा यहाँ ये n है यहाँ पे, और मैच कर लेना, ठीक है, और यहाँ करेंगे तो ऐसा होगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में है -1 की पावर n+1 या n-1, ये था। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज, अब दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर मैचेस, अभी तो हमने निकाला नो मैचेस मतलब 0 मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मैचेस ये हमने निकाला, मतलब नो लेटर इन मैच विथ नो इनवैल्यूब, यहाँ था एटलीस्ट 1 मैच, कम से कम एक तो मैच कर ही रहा है ना, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, तो लिखा हुआ है मैचिंग ना, कि मैचिंग इज मोर देन इक्वल टू 1, ये मतलब है नो मैच मतलब 0 मैचेस, सो एटलीस्ट मोर देन इक्वल टू 1 मैचेस, मोर देन इक्वल टू 1 मैचेस, ये चीज़ है। अब जैसे तीसरा जो फॉर्मूला है कि उन n में से एग्जैक्टली r मैच हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r मैचेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r मैचेस ना, ऐसे डाउट पूछने से ना चीज़ें और जैसे हम बता पा रहे हैं, तो इसलिए पूछोगे जो लोग सॉल्व करेंगे सीखेंगे, क्योंकि लाइक क्वेश्चन फंसना या नहीं होना या फेल होना होता है ना, या मुश्किल है, यानी ये सब प्रोसेस है प्रिपरेशन का, तो जब तुम करोगे फिर उसके साथ साथ प्रिपरेशन होती जाएगी। तो एग्जैक्टली आर मैचेस, तो इसका जो फॉर्मूला है मैं इसका डिराइव कर देता हूँ क्या बोल रहे हैं, तो सो फाइनली द फॉर्मूला इसका डिराइव किया गया है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है, so since r letters can go enable up in NCR mutually exclusively, the required probability of exactly r going into the number each NCR time, और डिनोमिनेटर में जो NPR है एक्चुअली, NCR अपॉन NPR, तो प्लस 1/r फैक्टोरियल हो गया, तो इसका फॉर्मूला है 1/r फैक्टोरियल समेशन k फ्रॉम 0 टू, है ना, हमें डिराइव करना पड़ेगा, इसलिए
इतने में क्लियर को इन्होंने ड्राइव किया हुआ है, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा क्या आएगा। और नहीं भी याद है फॉर्मूला तो हम कर सकते हैं ना अलग से, विदाउट उसके हम खुद सोच सकते हैं उस तरीके से। सो ऐसे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मैचिंग प्रॉब्लम, बीके रोहतगी में भी मैंने बताया तुम्हें 23 पेज पे है और इसमें भी है, तो हर क्वेश्चन बुक में तुम्हें मिल जाएगा ये। सो 1/r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 to n माइनस r है ना, और यहाँ k फ्रॉम 0 to n माइनस r है, एंड दिस इज -1 रेज़ टू पावर k इंटू 1/k फैक्टोरियल। ये इसको ओपन कर लोगे तो ऐसा हो गया 1/r फैक्टोरियल, और इसको ओपन कर लेते हैं तो r को 0 रखोगे, -1/0 है ना, तो हो जाएगा 1 माइनस फिर 1 माइनस 1 बाई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक जाएगा n माइनस r तक, सो लास्ट में -1 रेज़ टू पावर n माइनस r और 1/n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो अब तुम अभी जस्ट फॉर दैट क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उस क्वेश्चन में तुम देखो इसमें क्या था, टोटल 5 लोग हैं, पूछा एग्जैक्टली 1 मैच, तो यहाँ पे हमारे पास n 5 है, 5 है नंबर ऑफ लोग और नंबर ऑफ थाली ऑर्डर किए, मतलब नंबर ऑफ इनवेलप और नंबर ऑफ लीटर्स दोनों 5 n है, तो n यहाँ 5 है, ठीक है। अब कितने मैचेस कराने हैं तुम्हें, एग्जैक्टली r मैचेस, r इज 1 हियर इन दैट क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला यूज करो, उसमें r को 1 रख दो और n को 5 रख दो, इसी फॉर्मूले में करो, सॉल्व करके देखो सब लोग, पहले ये आंसर आ रहा है क्या, फिर मैं ये फॉर्मूला कैसे है उसको प्रूव करता हूँ। ये पावर सर ये बाइनोमियल से भी तो बन सकता है। हाँ ट्राई कीजिए, आया आपका क्या बाइनोमियल से, बाइनोमियल से 0.41 आ रहा है। लेकिन वो तो गलत है ना, क्योंकि आंसर तो जैम में, मैथ में आपको पता है ना क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अलग भी होंगे, आंसर सेम आएगा अगर आपने राइट अप्रोच किया है। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कैसे, हमने ऐसे लास्ट पार्ट किए थे, पहले इसको नोट करके सब लोग पहले सिंप्लीफाई करो, आर की जगह 1 रखो और एन की जगह 5 रखो, और देखो क्या आंसर आ रहा है, जिसको सिंप्लीफाई करो। जीरो 0.37 आ रहा है सर। ओके, तो पुट क्या दिमाग में कर दिया, 1/1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/6 है ना, कहाँ तक जाओगे, n माइनस r मतलब 4 तक, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल तक, ठीक है, 3 फैक्टोरियल 6 एक टर्म और होगा, मतलब 1 2 है ना, कहाँ तक जाओगे, n माइनस r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इस केस में 4, तो 4 तक जाओगे तुम 4 फैक्टोरियल तक जाओगे, तो ये आ जाएगा प्लस में यहीं तक जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, तो 24 एलसीएम ले लो एंड देन 12 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 9/24, इस तरीके से। ओके, yeah, so how will you solve now? 3/8 सर रेंज में आ रहा है, क्योंकि 0.35 से 0.4
तक है, तो सर 0.38 जो सॉरी 0.375 तो उसके रेंज में अंदर में आ ही गया ना। तो हाँ, सर ये आंसर करेक्ट है, मतलब हम बोल रहे हैं ये ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर दोगे आप, याद नहीं है तो कैसे करोगे? ये ठीक है ना, ये फॉर्मूला ओके है, फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, तो अगर याद है फॉर्मूला तो ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे? हाँ जी, और किस पास कुछ और आइडिया है? सर वो सर केसेस लेके फिर सर एक को बोलेंगे, एक को सर्व कर देंगे कि एक को मान के चलेंगे कि उसको सही सर्व हो गया और बाकी 4 को अलग, और बाद में मतलब 5 फैक्टोरियल से मतलब उससे डिवाइड करके और इनटू 5 कर देंगे, क्योंकि हर बार एक केस लेना होगा ना कि किसी एक को मतलब मैच कर गया डिस और बाकी 4 को अनमैच रह गया डिस, तो यही करके वैसे ही अप्रोच बाकी लेंगे। 4 को मैच नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्या है, हमने जो अप्रोच किए थे वो बताते हैं हमने वो कैसे किए थे। देखो उससे ट्राई, अभी तो फॉर्मूला से ही कर लिया और आज इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मैं वैसे सोचता हूँ, जनरल सोचते हैं, ठीक है। देखो जरा समझो कि इस तरह क्वेश्चन आए कैसे सोचेंगे। हमारे पास क्या है कि मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। मान लो A1 है, A1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन जो है गॉट, है ना, गॉट राइट दिस, जो भी उसको चाहिए वो उसको वही मिला। ऐसे ही बाकी सिमिलर A2 A3 A4 और सिमिलर वे में वैसे ही मीनिंग है। या AI ले लो, तो AI मतलब ith पर्सन। तो इससे ट्राई करके देखते हैं। सो AI मतलब ith पर्सन, ठीक है, ith पर्सन गॉट करेक्ट। I की वैल्यू फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो हमें क्या बोला, एग्जैक्टली 1 को मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइक मान लो पहला पर्सन को राइट डिस मिला, बाकी को नहीं मिला। A2 कॉम्प्लीमेंट, A3 कॉम्प्लीमेंट, A4 कॉम्प्लीमेंट, A5 कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये ऑप्शन है, इसी में अब तुम वेरी करा लो, है ना, और केसेस हो जाएंगे। जैसे अब 5 टर्म ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इंक्लूड करके 5 हो जाएगा, क्योंकि एक फिर बाकी A2 को राइट मिला, बाकी को नहीं मिला, है ना, तो इंटू में यहाँ हाँ तो सर डायरेक्ट 5 करेंगे। हाँ इंटू 5 कर देंगे। ओके, पर ऐसे किए थे पर अंत में आंसर मैच नहीं किया, लगता है कहीं गलती की होंगी बीच में। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसको तुम लिख सकते हो इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, है ना, और यहाँ तुम क्या है ना, इसको एक साथ अगर लिख लोगे तो क्या लिख सकते हैं एक साथ मिला के, A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 पूरे कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। हाँ सर, डी मॉर्गन लॉ। अच्छा ये 5 हटा दे, पहले ये करके देखते हैं, इसको हटाओ इसे पहले, भी देखना था। इंडिपेंडेंट है तो ये अलग अलग हो जाए ना। हाँ अभी रुक जाओ, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा। सर ये इनटू टी ऑफ वो जो सेकंड वाला पोर्शन है उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट। ऐसे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी क्या होता है, इंडिपेंडेंट तुम्हें कैसे दिख रहा है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पे ना, जैसे मान लो फर्स्ट को राइट वो मिला, राइट डिस, तो सेकंड को अगर राइट डिस मिलेगा तो हमें काउंट करना एग्जैक्टली 1 पर्सन गॉट द राइट डिस।
अच्छा हम इवेंट की बात करें ना, इवेंट यहाँ इवेंट है, रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो इवेंट है कि तुम्हारा A1 है कि फर्स्ट पर्सन गॉट राइट दिस, A2 है सेकंड पर्सन गॉट राइट दिस, इस तरह से। और हम बात करें एग्जैक्टली वन पर्सन गॉट द राइट दिस, है ना। अच्छा ऐसे ही मैं बिना इंडिपेंडेंटली सोचे हम ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा? ए सर आप माइनस बी पूछे फॉर्मूला क्या था? सर पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या अगर वैसे तुम कह रहे हो दे आर इंडिपेंडेंट, सो इन दैट केस क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, सो इस सपोज से करके देखते हैं A1 A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जिसको याद है तो इससे कर लोगे, ये हमने डिस्कस किया था, मतलब फॉर्मूला लिख लेना। बाकी इसका प्रूफ है तो मैं प्रूफ अभी डिस्कस कर देता हूँ उसका, कैसे ये फॉर्मूला थर्ड वाला कैसे आया। ये हमारा क्वेश्चन इस बेस था, तो अगर ये तुम्हें याद है कि ये तुम याद रख सकते हो, नहीं तो कैसे आया इसको हम प्रूफ कर देते हैं। और भी अप्रोच हो सकते हैं, सोचेंगे तो, है ना। जैसे 22 का पेपर मैंने भी सॉल्व नहीं किया है, तो अगर तुम थोड़ा टाइम लगाओगे तो बहुत सारे तरीके निकल के आएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी, इस तरह से। A2 यूनियन A3 यूनियन A4, है ना, इस तरह से लगा लो इसको। यूनियन A5, इस पूरे का है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तुम खोल सकते हो, ठीक है। सर ये इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है? अच्छा इंडिपेंडेंट अब कैसे होगा? तो अगर मैं पूछूं कि दो का इंटरसेक्शन प्रोडक्ट होगा, तो जैसे A1 A2 A3 ये अलग अलग इंडिपेंडेंट है, बट A1 और ये जो दूसरा इवेंट हो गया, ये दोनों कैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो रहा है? अच्छा उसको फिर तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा ना, या फिर उसको कंक्लूजन देखना पड़ेगा। अच्छा कैन बी से दैट, मान लो कोई एक इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट है और वो दूसरा सेम इवेंट तीसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उसके यूनियन से इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा बोल सकता है होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ ए गिवन बी यूनियन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी यूनियन सी, मान लो ऐसा है, तो ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी अगर ए एंड डी इंडिपेंडेंट है। अरे ये बहुत फिर थ्योरी, हम उस थ्योरी में चले जाएंगे, ये तो मैं दूसरे तरीके से प्रूफ कर देना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ही कर लो। क्या हम लोग वैसे करके देखें लॉजिकली, ये पूरा मैथमेटिकली हो रहा है ना, तो मैथमेटिकली अगर तुम ब्रेक करोगे ऐसे A2 A3 A4 A5 ये इवेंट ना A1 से इंडिपेंडेंट है, तो यूनियन भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा हम जानते हैं कि E और F इंडिपेंडेंट है, तो E और F कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ये हमें पता है ना, ये रिजल्ट है। तो उस बेसिस पे अगर तुमने प्रूफ कर दिया A1 जो है A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 से इंडिपेंडेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुम क्वेश्चन ये कि कैसे पता करेंगे ना, A1 इसके इंडिपेंडेंट है, तो A2 का मतलब हुआ कि लाइक सेकेंड पर्सन गॉट द राइट डिस, तो क्या ये डिपेंड करेगा फर्स्ट पर्सन पे? फर्स्ट पर्सन को राइट या रॉन्ग डिस मिला, क्या उस पर सेकेंड पर्सन को इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन ये हो सकता है, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंस तो नहीं बोल सकते, हो सकता है कि सेकेंड वाले का डिस फर्स्ट वाले को ही मिल गया, सपोज जो सेकेंड डिस है रॉन्ग डिस मिला फर्स्ट उसमें वाले को और सेकेंड उस डिस समय मिल गया, डिपेंड करेगा वहाँ पे। तो अगर ऐसा हुआ सेकेंड डिश जो था वो फर्स्ट पर्सन को मिल गया, तो सेकेंड पर्सन को कभी भी राइट डिश नहीं मिलेगा, तो है ना, इस तरह तुम नहीं बोल पाओगे। तो मैं दूसरा अप्रोच से करूंगा, एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसका सीधा फॉर्मूला लगा लो, तो क्या होगा, ए तुम लोग ये फॉर्मूला जानते हो ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए माइनस बी, दिस इज पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, तो ये लगा सकते हो। एंड देन ये से बहुत कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा ना, तो हमें इस अप्रोच से करने के वजह हम ऐसे सोच सकते हैं, उल्टा करने की कोशिश। हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि लाइक नो वन गॉट राइट दिस ना, तो उस हिसाब से अगर सोचे, सो व्हाट यू कैन डू, उसके टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो हम, क्योंकि इससे फिर वो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, तुम फंस जाओगे।
तो ये अप्रोच पे भी छोड़ देते हैं। लाइक अगर तुम ऐसे करोगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 माइनस फिर इन सब का इंटरसेक्शन, लाइक A1 इंटरसेक्शन फिर आ जाएगा A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5, इस तरह से आ गया। एंड देन फिर इसका तुम्हें देखना पड़ेगा A1 से A2 फिर यूनियन इस तरह आ जाएगा, फिर उसका पूरा ओपन करना बहुत लेंथी प्रोसेस होता है ना। तो तुम सॉल्व करोगे टाइम। एक और तरीका था, इसका तुम कॉम्प्लीमेंट ले लेते तो उससे हो जाता। मतलब देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, मैंने पहले जॉब नहीं किया, ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ डिफेंस से। एक अप्रोच ये था हमारा, ठीक है, इस अप्रोच हमने कर लिया। अभी हम दूसरा अप्रोच से ट्राई कर रहे हैं। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा, अगर मान लो ऐसा करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो पूरे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। और जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है, क्या हो जाएगा है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, जैसे A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें पता है कि क्या होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, 3 के लिए लगाओगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसा A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन A5, ऐसा ले लो, ठीक है। अब शायद ये तुम सॉल्व कर पाओगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन से चाहो तो। इसको इंक्लूजन से सॉल्व कर सकते ना, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, जैसे हमने वो क्वेश्चन किए थे है ना, इंटू 5 छोड़ा हुआ है हमने, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी देखते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कैसे होगा, वो जो फॉर्मूला तुम्हारे पास है ना, जस्ट यू कैन यूज इट। लेकिन ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होगा ना, 54 है, 2 मार्क्स का है। तो सबका यूनियन फिर 2 एट अ टाइम फिर 3 एट अ टाइम, इस तरीके से लेना पड़ेगा। सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से भी, एक वो है, विल टेक टाइम। मतलब अगर प्रूफ करना चाहो तो टाइम थोड़ा लगेगा। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक A5, फिर इसमें तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सबका आंसर तो सेम ही रहेगा। लाइक A2 की प्रोबेबिलिटी, A3 की प्रोबेबिलिटी, A5 की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम रहेगी। A1 कॉम्प्लीमेंट का बस 1 माइनस PA1 हो जाएगा इस तरीके से। और फिर 2 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम, तो वो तुम्हें थोड़ा लंबा पड़ेगा। एक तो मुझे लगता है उन लोगों ने ऐसे ही है ना, सोचा होगा तुम्हें फॉर्मूला याद है, या फिर अब दूसरा अप्रोच देखते हैं। देखो एक तो ये मिटाता नहीं, एक तो ये अप्रोच। सर इसमें बेसिकली ये मांगा होगा डी अरेंजमेंट वाला फार्मूला जो ये उसी का है, वरना एग्जाम में देखा ही, वरना केसेस लगाते रह जाते हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन एक ये है, जैसे हमने देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक किया था ना एटलीस्ट 1, हमने ये फाइंड किया हुआ ना एटलीस्ट 1 पर्सन गॉट राइट, मतलब राइट दिस, जैसे यहाँ लिख दिया, या मैं अगर वो लेटर इन्वॉल्व में लिखूँ तो एटलीस्ट 1 इन्वॉल्व गॉट द राइट लेटर। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑलरेडी। और इसका क्या मतलब होता है, इसको अगर ऐड करोगे तो लाइक ऐसा हो जाएगा एग्जैक्टली 1 गॉट राइट दिस प्लस एग्जैक्टली 2 है ना, प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4, इस तरह से है। अब उसमें क्या है कि मतलब उसको कैसे यूज, अगर मैं उस फॉर्मूले को यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकते हैं क्या, नहीं तो एक रास्ता यही है बस। और बस मैं ये प्रूव कर दूँ फॉर्मूला कैसे आया है ना, एक रास्ता तो ये है बस हमारे पास कि हमें ये हमने डिराइव कर रखा है, तब यूज कर पाएंगे, जैसे हमने पहले वो कराया था। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी अजीत, कुछ कहना है तुम्हें? सर हम ये ऐसे बोल लेते इंडिपेंडेंट है, जैसे A1 को मतलब करेक्ट डिश मिलेगा जो ऑर्डर किया है, और बाकी तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, बाकी को तो गलत दिख जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला एग्जैक्टली 1 गेट करेक्ट, जो मतलब वो डिश ऑर्डर किया है वो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि A2 को A3 वाला डिश मिल जाए और इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये बात पे डिपेंड करता है कि एक को करेक्ट मिले और किसी 4 को वो जो मांगा वो ना मिले। मतलब हमेशा एक, मतलब ऐसा भी केस हो जाएगा कि सामने अगर A2 को देने आ रहे हैं से उसका जो मांगा हुआ डिश, और वो A2 A3 को बढ़ा दे या किसी और को बढ़ा दे, तब ऐसा होगा ना। किसी का तो डिपेंड तो इस बात पे करता है कि एक को ही मिले और बाकी चारों को ना मिले, तो वो देखो डिपेंड कैसे करेगा। देखो हाँ तुमने सही एक्सप्लेन किया,
लाइक जैसे मान लो कि सेकंड पर्सन को चलो 5वें पर्सन का थाली मिल गया, तो देखो 5वें पर्सन का जो इवेंट है ना वो डिपेंड करता है कि A2 पे डिपेंड कर गया, क्योंकि A2 अगर रॉन्ग थाली मिला A2 को, तो किसी न किसी का तो मिला होगा, या तो A3 वाले का, या A4 वाले का, या A5 वाले, किसी किसी को तो मिला होगा, सर और वही ना उसको फिर राइट नहीं मिलेगा। सर जैसे 5 वाला जो कर रहे थे तो पहला वाला को 1 कर दिए, दूसरे वाले के पास 3 चांसेस था। अब यहाँ तीसरे पर्सन पे दिक्कत हो जाता है कि अगर उसको उसका वाला मिला, मान लीजिए वो 3 को जो लास्ट 3 को जो ऑप्शन है उसमें से 3 चूज कर लेता अपना वाला छोड़ करके, तो उसके पास 2 आ जाता है, या तो 3 ऑप्शन या तो 2 ऑप्शन। तो यहाँ पर समझ में नहीं आता प्रोसीड कैसे करें। जैसे मतलब पहला पर्सन मतलब नाम दे देते हैं पर्सन का, 5 है, देखो जो पहले का तो फिक्स मान लो, चलो पहले वाले को राइट थाली मिल गया, पहला ही मिल गया, एक ही ऑप्शन है, खुद का थाली मिल गया। अब बी वाले को रॉन्ग मिला हो कि हमें फाइंड करना है एग्जैक्टली 1, तो होगा क्या यहाँ दिक्कत पे कि अब बी को मान लो रॉन्ग मिला, अब ये रॉन्ग पता नहीं तुम्हारा सी वाले का, या डी वाले का, या ई वाले का है। फिर भी इतना पता है कि इसके पास 3 यहाँ पे तो ठीक है, होगा, ये हम जानते हैं, बस सी में दिक्कत आ जाएगा कि ये इसमें ये देखना होगा कि बी को सी डी ई वाला मिला था, अगर उसको सी मिल गया तो उसके पास सी के पास ओनली 2 चांसेस है, और अगर नहीं मिला तो उसके पास 3 चांसेस आ जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ 3 डाले या 2 डाले? क्योंकि बी वाले को अगर, हाँ सपोज बी वाले को सी वाला थाली मिला है, तो बी पर सी, तो यहाँ पे इसका 3 चॉइस है, बी डी सी का, बिल्कुल बी डी ई वाला। और अगर मान लो बी को सी वाला मिला है, मतलब इस तरह, अगर सी नहीं मिला है तो फिर रॉन्ग है ना, वहाँ यहाँ प्रॉब्लम है ना। तो तुम्हें दूसरा ऑप्शन में ये सजेस्ट कर रहा था कि लाइक जैसे हम जानते हैं क्या चाहिए, एग्जैक्टली 1 राइट डिस, तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 राइट जी हमने फाइंड किया हुआ है, एटलीस्ट 1 राइट दिस, मतलब वही एटलीस्ट 1 राइट लेटर इन देने वाला, और माइनस, अब इसमें क्या क्या माइनस करोगे, एग्जैक्टली 2 वाला, एग्जैक्टली 3 वाला, है ना। या एक दूसरा ऑप्शन है कि एटलीस्ट, है ना, अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो 1 माइनस करेंगे तो फिर बहुत सारे केसेस माइनस करने पड़ेंगे, तो इट्स बेटर कि मैं इस फॉर्मूले से ही समझा दूं। तो ये इन्होंने जैसे किया है ना, तो यहाँ क्या है कि एक पर्सन को एग्जैक्टली 1 पर्सन गॉट द राइट डिस, तो बाकी 4 गॉट द डिफरेंट डिस। सो एन वाले में नन ऑफ देम गॉट द राइट डिस, वो लगा दो, हाँ बाकी में। और उसके बाद जो बाकी लोग बचे हैं उसमें इन्होंने क्या किया, NCR अपॉन NPR, NPR मतलब टोटल अरेंजमेंट, P ऑब्जेक्ट को R में अरेंज किया, NCR। सो दिस फॉर्मूला एक्चुअली समथिंग लाइक दिस, ये जो आया था फॉर्मूला ये कुछ ऐसा है, तीसरा वाला, दूसरा तो ये है, और तीसरा फॉर्मूला कुछ ऐसा आया है, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड है ना। अगर तुम्हें पहले मैचिंग प्रॉब्लम करें तभी कर पाओगे, ना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो इसका फॉर्मूला जो चलिए NCR है ना, NPR इस तरह, और N माइनस R लोगों को, जो हमने अभी क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली R मैच, एग्जैक्टली R मैच, इसका मतलब क्या है कि N लोग टोटल है और R लोगों को करेक्ट डिस मिल रहा है, या N इनवेलप्स हैं तो उनमें से R इनवेलप में राइट लेटर प्लेस हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली R मैच है। इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी जो N माइनस R डिसेस ले लो अभी क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, या वो लेटर के करस्पॉन्डिंग इनवेलप ले लो, तो N माइनस R जो इनवेलप है उसमें रॉन्ग लेटर होगा, है ना, उसमें रॉन्ग लेटर आएगा, या N माइनस R पर्सन को रॉन्ग डिस। तो इसने क्या किया, ये नंबर ऑफ वे है दैट उस N में से R लोगों को, एग्जैक्टली R लोगों को राइट डिस मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ R पीपल आउट ऑफ N पीपल यू नो NPR है। अब उसमें से तुम्हें R पर्सन सेलेक्ट करना जिसको राइट मिला, है ना, तो वो NCR उन्होंने दिया है कि जस्ट सिलेक्ट R पीपल। टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है, NPR, ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, एंड देन उस अरेंजमेंट में एग्जैक्टली R पर्सन विल बी द राइट डिस, है ना। सो वो है NCR इज द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग R पर्सन आउट ऑफ N पर्सन, और डिनोमिनेटर में टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं R लोगों का आउट ऑफ N पीपल। और ये बाकी जो आगे लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ कि आगे जो लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ कि N माइनस R लोग जो हैं उनको रॉन्ग लेटर मिला, रॉन्ग लेटर, नो वन आउट ऑफ N माइनस R पीपल गॉट द, या ऐसा बोलूँ मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, जस्ट आई एम प्रूविंग द थर्ड फॉर्मूला, ठीक है जी। देख लो जो थर्ड फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है हमने उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ,
और इसी बेसिस पे शायद मैं क्वेश्चन भी अब कर पाऊँ प्रूफ के बेसिस पे जनरलाइज करके, है ना, क्योंकि ऐसे तो सोचना बहुत डिफिकल्ट, टाइम लग जाएगा तुम लोग, मतलब मुझे भी। तो एग्जैक्टली आर मैचेस का फॉर्मूला निकालो, क्या कि हमने टोटल एन इन्वेलप है, एन लेटर है, उनमें से एन टोटल है आर प्लस एन माइनस आर, ठीक है ना। ये आर जो है मैच हुआ और ये मिसमैच हुआ। मिसमैच मतलब नो वन आउट ऑफ एन माइनस आर लेटर्स गॉट इनटू राइट इन्वेलप। तो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है ये वाला फर्स्ट वन, नो मैचेस आउट ऑफ एन। अच्छा, इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखता तो ये कुछ ऐसा होता, समेशन -1 की पावर k अपॉन 1 अपॉन k फैक्टोरियल एंड k वैरीज फ्रॉम 0 टू, तुम लिख सकते हो इसको n, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, अगला टर्म 1 - 1 वाला जो नहीं लिखा हमने वो कैंसिल हो जाएगा। तो 0 टू n, है ना, यही है, उसको ओपन करेंगे सेम आएगा। यस, तो ये मैंने समेशन में लिख दिया, मैंने इसको ओपन करके राइट लिखा हुआ है। तो ये क्या था कि टोटल n लेटर है, n इन्वेलप है, एंड नन ऑफ देम गॉट राइट लेटर या राइट इन्वेलप, है ना, नन ऑफ द इन्वेलप आउट ऑफ n गॉट द राइट। नो मैच की बात कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे है लॉजिक कि टोटल तुम्हारे पास n लेटर है और n इन्वेलप है, एग्जैक्टली r मैच कर रहा है। तो तुमने क्या किया, पहले वो r को अरेंज कर लिया, है ना, npr टोटल एलिमेंट r जो कितना npr और ncr, बाकी जो n माइनस r है दैट उसके एक भी मैच नहीं करेगा, उसके कितने चांस है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, नो मैचेस आउट ऑफ n माइनस, क्या है, नो मैच इन n माइनस r, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है, NCR अपॉन NPR जो है ना, ये आ जाता है 1 अपॉन r फैक्टोरियल। तुम सॉल्व करके देख लो, सबको फॉर्मूला पता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, सो कैंसिल करोगे तो 1 बाई r फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला वही है, नो मैच वाला, तो वहाँ n था, n माइनस r है, तो n माइनस r है मतलब वहाँ था -1 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, और k वैरीज फ्रॉम 0 टू n लिखा था वहाँ मैंने, क्योंकि वहाँ पे n लेटर में से कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ n माइनस r में से कोई मैच नहीं कर रहा है। ओके, इस तरह से। सो r मैच कर रहा है तो हमने सेलेक्ट कर लिया r लेटर्स, एंड टोटल अरेंजमेंट है n माइनस r, तो ये अलग अलग हो रहा है ना, टोटल n है, सो r के लिए अलग बात कर रहे हैं, n माइनस r के लिए अलग बात कर रहे हैं। सो वी आर सेलेक्टिंग r लेटर्स फ्रॉम दैट, एंड r लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन आउट ऑफ n, है ना, वो n में से पहले r करोगे तो देयर आर npr इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट, सॉरी n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, मतलब n में से मुझे r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, फिर npr वेज है, उसमें एग्जैक्टली r मैच होगा, यू विल सेलेक्ट दैट r ऑब्जेक्ट, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं अरेंजमेंट। सो उनमें से ncr इज द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट, है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं हम, एंड यहाँ पे n माइनस r में नो मैचेस, तो नो मैचेस फॉर्मूला जो यहाँ पे था वो वाला यूज हुआ है। सो इस तरह से ये पहला वाला फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला यूज हुआ, नो मैचेस आउट ऑफ n था, इसलिए समेशन n तक गया है, वहाँ n माइनस r तक जाएगा। ओके, तो यहाँ के इसको ओपन करोगे तो यही वाला, इसको ओपन ये थोड़ा सा न्यू है, जो तुमने लोअर क्लास में नहीं पढ़े होंगे ये सब कॉन्सेप्ट, अभी ये फर्स्ट टाइम। सर पता नहीं, हमको याद आ रहा है थोड़ा सा सिमिलर है डी अरेंजमेंट से, वो हाँ, पहले आता था जेई में, सिलेबस में था। हाँ, यही वही है, डी अरेंजमेंट वाला ही बात है, उसमें वो लोग बोलते थे कि अगर 3 तक रहा ना इन्वेलप वाला में तो तुम आराम से निकाल देगा, 3 से बड़ा नंबर रहा तो वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला निकाल देना, यूनियन करके एटलीस्ट 1 मैच, यानी 1 मैच या 2 मैच या इधर एक को तोड़ के सबका मैच, तो वो नन वाला पहले निकालते थे, नो मैच यानी 1/n जो आया, और उसके बाद माइनस करते जाते थे वो इंक्लूजन, तो वही याद है। ओके, अच्छा रुको मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, तो यहाँ तो इसको ओपन कर लोगे तो ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर -1/3 फैक्टोरियल, इस तरीके चल रहा है, ठीक है, और लास्ट में -1 की पावर n माइनस के, मैंने बस ओपन करके दिखा रहा हूँ, n माइनस r। तो ये था, तुमने चेक किया इस पे पुट करके। अच्छा, अब मैं उस क्वेश्चन की बात करूं जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इसमें डाउट,
कि हमारे पास टोटल 5 पर्सन है एंड 5 डिशेस ऑर्डर किए, 5 पर्सन एंड 5 डिशेस ऑर्डर। तो अब क्या है कि हमें क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन मैच, एग्जैक्टली वन मैच। ओके, तो एक ही एग्जैक्टली वन मैच होगा। सो पहले बताओ 5 लोगों में से वन मैच मतलब एंड 4 है ना एग्जैक्टली वन मैच, तो ऑब्वियसली इससे पीछे वर्ड हिडन है कि 4 मिस मैच होगा, ये हिडन है ना कि 5 लोग हैं तो। सो लाइक फर्स्ट 5C1 अपॉन 5P1, यही था वहाँ पे NCR अपॉन NPR कि लाइक टोटल नंबर ऑफ है ना अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट टेकन वन एट अ टाइम, तो 5P1 एंड यू विल सेलेक्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने कहीं NCR दिखा, ठीक है फाइन। तो यहाँ से ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट जो है 4 मिसमैच है, मतलब नो मैचिंग इन द 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नो मैचिंग। हमने परमुटेशन यहाँ काउंट कर लिए उसके अरेंजमेंट्स, तो यही 5C1 5 टाइम है जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो अब बाकी 4 ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो, उसका फॉर्मूला हमारे पास है -1 की पावर है ना k अपॉन 1 बाई या इसको यूज कर लो कि नो मैच का फॉर्मूला था आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट 1 -1 प्लस 1, मतलब वैसे लिख लो 1 बाई 1 फैक्टोरियल या सिर्फ 1 बाई 2 से स्टार्ट। So it was like 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial। तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ओके, तो 1 मैच एंड 4 मिसमैच, तो 5C1 तुम्हारा 5 ही आ जाएगा। 5P1 कितना होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? चलो सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा, ये तो पता ही तुम्हें क्या आंसर आना है। मतलब वन ही आएगा ना शायद, ये कट के देख लो एक बार। हाँ सर। यस सर। तो क्योंकि 1 फैक्टोरियल आएगा ना तो क्या ही फर्क पड़ेगा, और इंटू 1 आ गया तो ये 1 है, फर्क पड़ेगा 1 पर। यहाँ से कर लो सॉल्व, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 24, तो ये तो हमने किए थे अभी 12 माइनस 2 12 माइनस 4 प्लस 1, तो ये फाइनल आंसर है। तो ये C/18 है, वही आ रहा ना? हाँ सर वही तो बोल रहे थे C/8। तो इस तरीके से भी याद रखते हो एग्जैक्टली आर मैच जब भी आए, ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया, एग्जैक्टली आर मैच का तुम ऐसे याद रखना। ये फॉर्मूला याद रखना आसान है मुझे लगता है, अब तुम्हें शायद ये याद रखना तुम्हें आसान रहेगा, ये नहीं करके याद रखना आसान रहेगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जैसे क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर मैच, ठीक है। तो ऑब्वियसली n-r मिसमैच होगा, n-r मिसमैच का फॉर्मूला है -1 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, मतलब नो मैचेस आउट ऑफ n-r, तो उसका फॉर्मूला होगा यहाँ k स्टार्ट होगा 0 to n-r, so no matches in n-r and r object can be arranged out of n object is in NPR ways and then you can select that r object NCR, क्योंकि वो exactly r मैच होगा ना, तो r कौन से होंगे फिक्स नहीं है, that is NCR। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, यही सिंप्लीफाई होकर वो आ गया। तो अब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जीरो, अब इसमें n को 0 रख दो, मतलब तुम्हें दूसरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं, जो पहला दूसरा लिखा था ना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हें ये जनरल याद है तो, क्योंकि इसमें नो मैच मतलब R0 है, नो मैच मतलब R0 है, एटलीस्ट 1 मैच। अच्छा यहाँ पे तुम्हें फिर वो ये बेटर रहेगा याद है तो, अदरवाइज फिर वो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ एटलीस्ट 1 मैच है तो R इज मोर देन इक्वल टू 1 सारा एडेड है। तो इसका तो हमने इंक्लूजन में प्रूफ किया था, क्योंकि वो एग्जाम में सॉल्व करना तुम्हें टाइम टेकिंग होगा, तो बेटर तुम याद रखो। तो ये तुम्हारा आंसर फाइनली ये फॉर्मूला है, इसको यूज करो। तो एक्सपेक्ट कर रहा तुमने पहले पढ़ रखा है, मतलब ये है जी। एटलीस्ट 1 मैच भी मिल गया तो नो मैच 1 माइनस से कर देंगे। हाँ 1 माइनस नो मैच, एग्जैक्टली वही बात है। एटलीस्ट 1 मैच मतलब क्या है 1 माइनस नो मैच, तो नो मैच के लिए R0 कर लो, एग्जैक्टली ठीक है ना, क्योंकि तुम R को 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा नो मैचेस, और नो मैचेस आ गया तो 1 माइनस नो मैचेस, तो एटलीस्ट 1 मैच आ गया। तो ये अकेला फॉर्मूला काफी है मैचिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो एटलीस्ट 1 मैच पूछ ले या नो मैच पूछ ले या एग्जैक्टली 1 मैच पूछ ले, इस तरह से। सो दिस इज एनफ, ठीक है। आई थिंक ये फॉर्मूला तुम याद रखोगे तो मैचिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
सो दिस इज अ कंक्लूजन फॉर नाउ फॉर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था 5 लोग हैं और 1 मैच, इससे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर द क्वेश्चन। सो आई थिंक अब ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी टाइम दे दिया है और अब जस्टिफाइड होगा। सो आई थिंक एटलीस्ट जिसका डाउट था वो तो क्लियर हुआ। यस सर। तो ये याद रखना फॉर्मूला बेस्ट वे है, क्योंकि वो मान के चल रहा है तुमने ये पढ़ा है पहले, क्योंकि तुम बीएससी करके आ रहे हो तो उनको ये लग रहा है कि तुमने पढ़ा है, क्योंकि वहां डिराइव करने चलोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर्मूला डिराइव करना, या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो इस तरह से। ओके नेक्स्ट। सर इसके आगे वाला 18 नंबर। सो ठीक है, ये तो इसका आंसर यार 0.375 आ जाएगा। तो 0.37, तो इस बीच का कोई भी आंसर होगा तो उस लेवल थोड़ा आगे पीछे प्लस माइनस करके देते हैं। और 2 यहाँ लिखा हुआ है आपको 2 डेसिमल प्लेसेस, तो एग्जाम में तुम्हें 375 नहीं लिखना है, 37 नहीं लिखना है। तो दो, क्योंकि कंप्यूटर चेक कर रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि 2 डेसिमल तक ही लिखो तुम, या तो 35 लिख लो, 36 लिख लो, या 37 लिख लो, या 38 लिख लो, तो भी चलेगा, लेकिन 2 डेसिमल तक लिखना। ओके 18। जी ट्राई कीजिए। Year is chosen at random from the set of years 2012, 2013, 2021 तक। ओके सो 0, 1, 2 है ना, इस तरह से। तो टोटल 10 साल है ना ये, हाँ 10 है। सो फ्रॉम द चूजन ईयर अ मंथ इज चूजन एट रैंडम। अब इनमें से एक साल सेलेक्ट करोगे पहले, और उनमें से बोल रहा फ्रॉम अ चूजन ईयर, उनमें से फिर अ मंथ इज चूजन एट रैंडम, एक महीना तुम सेलेक्ट कर रहे हो। ओके सो एवरी ईयर हैज 12 मंथ, ठीक है। एंड फ्रॉम द चूजन मंथ अ डे इज चूजन एट रैंडम। ओके, अब उनमें से फिर यू आर चूजिंग 1 डे एट रैंडम। So given that the chosen day is 29th, given that the chosen day is the 29th of a month, given है, ठीक है, कि जो तुमने डे चूज किया है वो 29 है उस मंथ का। So the conditional probability that the chosen is a February equals, okay देखो इसने ईयर स्पेसिफाई किया है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? ईयर स्पेसिफाई किया है क्योंकि लीप ईयर वीक हो जाएंगे ना कि 29th ऑफ द मंथ। हाँ। सर फेब वाला भी आएगा, बाकी सब में नहीं रहेगा। तो अभी ये बताओ, अभी लास्ट ईयर में 366 रहेगा। अभी पिछला रिसेंट ईयर कौन सा था जो लीप ईयर था? 2020। तो पता होगा, आई थिंक वो एक रूल इसका है ना, कि या तो 4 का मल्टीपल होगा, सॉरी 100 का मल्टीपल होगा, या 100 का मल्टीपल नहीं है तो 4 का। इसमें 2012, 2016 और फिर 2020 तीन ही लीप ईयर। हाँ 12, 16, 20 3 लीप ईयर है इसमें, 3 इयर्स आर लीप ईयर। और बोल रखा है गिवन दैट चूजन डे इज 29th ऑफ द मंथ। सो दे रखा है कि तुम्हें जो तुमने डे चूज किया है वो 29th डे है मंथ का। इसका क्या मतलब है? तो वो कौन से ईयर का हो सकता है? मतलब 29 डेज किस मंथ में पॉसिबल? ऐसे तो सर फेब में अगर 29 हो तो लीप ही ईयर होगा, वो हाँ, लीप ईयर का फेब होगा। पूछा है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मंथ इज फेब्रुअरी इक्वल्स, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लाइक यू कैन टेक ई एज दिस मंथ इज फेब्रुअरी। ओके सो थोड़ा दिमाग लगाओ पहले, है ना, इसको सोचो। देखो अभी तुम एक चीज नोटिस करोगे कि पेपर का लेवल ना एकदम चेंज हो रहा है ना। 22 में क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े से मुश्किल से आए हैं, दैन स्पेशली बेसिक प्रोबेबिलिटी के, ट्रेंड वाले नहीं है जैसे आते थे कि लाइक है ना बॉक्स और वाला छोटे, इसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमाया है। लास्ट के 4 क्वेश्चन 22 के ही हैं, ये 2020 के हैं जो हमने, चलो ये तो चलो पिछले साल की तरह ही था, तो ये क्वेश्चन ट्रेंड पे ही था कि हर साल इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये ओके था। ये वाले भी थोड़े से अलग थे, ये लेफ्ट वाला जो हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट एक बार को सॉल्व किया था, देखना पुराने वीडियोस। और ये अभी हम कर रहे हैं और ये हमने अभी किया है,
तुम लोगों ने ये किया, फॉर्मूले से मैचिंग प्रॉब्लम किया था, उस पर बेस्ड था ये। और ये अभी कर रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी में थे जो कि इस साल आए हैं, मतलब 2022 के हैं। तो देखो ये 2 मार्क्स के हैं क्योंकि 54 नंबर है, ये 18 नंबर है, तो ये भी 2 मार्क्स का है क्योंकि 1 टू 10 1 मार्क्स का आता है ना। हाँ, ये भी 2 मार्क्स का है। ये तुम्हारा 17 है, तो ये भी 2 मार्क्स का होगा जैसे, एंड ये 4th है, ये 1 मार्क्स का है। तो लगाओगे 2022 में बेसिक प्रोबेबिलिटी के 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए, ये 1 मार्क्स का 4th क्वेश्चन। और थोड़ा बोर्ड के, एक्चुअली मैं बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट संडे को करूंगा, लेकिन मैं डिप्स में ही पढ़ाता हूँ। डिप्स में जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डिप्स में फीस जैम का 45,000 है, हम तुम्हें शायद 15,000 ही तुम लोगों ने दिया होगा, शायद 15-20,000 दिया होगा। तो ये हम तुम्हें ही पढ़ाया, ऐसी डिप्स में ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं भी। ओके, नाउ ट्राई दिस। पहले ट्राई करो, थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, घर पे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, नए क्वेश्चन उठाओ, ट्राई करो, समय दो, बहुत से सीखोगे। और अगर तुम्हें लगता है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी तुम्हारे बस का नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, जिनको लगता है। तो वही 7-8 नंबर के आते हैं, तुमने देखा 7 मार्क्स के आए हुए हैं इसमें, तो अब तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन 60 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे तो टॉप 10 में आ जाओगे। और ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है, फिर बताना मुझे।
सर हम्म। सर ऐसे तोड़े हैं कि सर प्रोबेबिलिटी लीप ईयर का 3/10 और बाकी का 7/10, और सर डे होगा एक मंथ में 31, एक होगा 30 और एक होगा 29 अगर लीप ईयर है, हम्म। और बाकी नन लीप ईयर वाला में होगा 30, 31 और 28। तो इस हिसाब से लीप ईयर वाला सारा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब तो सर बहुत सारा निकल रहा है, तो सब जोड़ के आंसर तो नहीं आया होता, लेकिन हम समझ रहे थोड़ा सा ये सही जा रहा है सर। 3/10 इंटू 7/12 इंटू 1/31 प्लस 3/10 इंटू 1/12 इंटू 1/29 प्लस 3/10 इंटू 4/12 1/30, ये पूरा लीप ईयर का टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब वो निकाल दिया। और फिर जो अदर ईयर्स है उसमें एक तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 28 डे रहता है फेब वाला में, तो 7/10 इंटू 7/12 इंटू 1/31, ये 31 डेज जो मंथ में रहता है, और ये ऐसे ही, तो ये चारों जोड़ करके हमको लगता है इतना लार्ज नंबर आ जाएगा। नहीं तो अगर ज्यादा केसेस बन रहे हैं तो बाइनोम वो लगा सकते नहीं हो। नहीं, ज्यादा बेस केसेस से नहीं सर, बेस लीप से वाले से 3 केसेस बन रहे हैं और इधर से भी 3 केसेस बन रहे हैं, तो लेकिन एक का प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है, वो नन लीप ईयर वाला, तो उसमें 2 केसेस बने, तो टोटल मिला के 5 केसेस बने सर। सिंप्लीफाई करो क्या आंसर आ रहा है। तो देखते हैं सर वही। हाँ, लगा के देखो, अपने तरीके से ट्राई करो पहले, है ना, क्योंकि तुम खुद से ट्राई करो, नया अप्रोच तुम डिसाइड कर सकते हो। देन हम एक लास्ट में सॉल्व करेंगे। सर ऐसा ऑड नंबर का है 31, 29, ये सब, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। करो करो, कोई बात नहीं, सीखोगे, एक्सपेरिमेंट करो, फिर मैं कराता हूँ।
सर आ गया सर 279/9965। अच्छा, बाकी लोग? सर वहां पर कैलकुलेटर रहता है सर? हाँ, कैलकुलेटर अलाउड रहता है, स्क्रीन पे रहता है। अच्छा, अभी अभी तभी तो अगर ऐसा रहा तो कैलकुलेट करना तो एकदम। सर मेरे ख्याल से अगर ऐसा क्वेश्चन देता है जहाँ केसेस पे केसेस बन रहा है और इतना ऑड नंबर है तो स्किप कर देने में भलाई है सर, क्योंकि 2 नंबर या 1 नंबर कहीं और से भी फेच कर सकते हैं। या एंड में टाइम बचे तब सर करो। ये जानबूझ के ये और कुछ कुछ होता है, जैसे डी अरेंजमेंट का तो फॉर्मूला से हो गया सर, ये क्वेश्चन तो हमको जो लगता है जानबूझ करके ये किसी को ऑप्ट करने दिया, जो इस पे ऑप्ट करेगा 2-3 क्वेश्चन मिस करेगा। हो सकता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जानबूझ के लेंदी देता है ये, हम देख रहे 2022 वाले पेपर में। सर ये बायस नहीं था, मतलब पर केसेस पे केसेस लेते जा रहे थे। कितने केसेस बनाए तुमने? सर 5। ओके, एक मिनट तो करते हैं, तुम्हारे तरीके से करते हैं। सर वो नहीं होता है वो क्या बोलते हैं, वो लाइन बाय लाइन जनरेट करते रहते हैं, मतलब वो फ्लो चार्ट की तरह जो बायस थ्योरम सॉल्व करते हैं बैक बेस ट्रैक थ्योरम, वैसे। हाँ। हाँ वैसा ही हुआ है सर, वो फॉर्मूला बेस थ्योरम का तो हमको खुद याद नहीं है। लेकिन उससे ही तुम कर सकते हो। हाँ, तो तुमने कैसे किया बताओ, सॉल्व करके देखते हैं, वरना वो बेस थ्योरम लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक मंथ सेलेक्ट करो। सर सबसे पहले तो हम लोग करेंगे ना कि सर ईयर को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में सर। एक होगा जिसका प्रोबेबिलिटी 7/10 होगा और एक होगा जिसका प्रोबेबिलिटी 3/10। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कर देंगे उसमें सर अब पहले नॉन लीप ईयर पे देखते हैं सर। तो नॉन लीप ईयर में हम लोग को 31 डेज वाले मंथ मिल रहा है, 28 डेज वाले मंथ मिल रहा है, मतलब एक ही मंथ मिल रहा है, और 30 डेज वाले मंथ मिल रहा है। तो इस वाले में तो बीच का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा और बाकी का 1/31 और 1/30 हो जाएगा। अब मंथ का, ईयर का हो गया तुम्हारा 2 पार्टीशन। हाँ, और सर मंथ का भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, क्योंकि कितना 31 हो जाता है तो 7 निकलता है, और बाकी 1 फेब वाला जिसमें 28 निकलेगा और बाकी 4 जिसमें 30 दिन होगा। पहले तो 31 डेज वाला निकाल लेते ना। तो ये बहुत कैलकुलेटिव प्रॉब्लम था। 31 डेज हो सकता है, या 28 या 29, यही 4 है ना? हाँ यही 4 होगा। तो 38 डेज वाले कितने मंथ है? 31 डेज वाले कितने मंथ है, काउंट करो सर। नन लीप ईयर में तो और लीप ईयर दोनों में भी 7 मंथ है। हाँ, मतलब ये तो फिक्स रहेगा, तो ये 7 है अपॉन 12, यही ना? हाँ सर, और 30 वाला 4 मंथ और 1 फेब बचता है जो 28 और 29 होते रहता है। तो यहाँ तुम्हें लीप ईयर में ना ये वो डिपेंड करेगा। हाँ, कि लीप ईयर में 29 होंगे और नॉन लीप ईयर में 28 होंगे। यस सर। ओके, तो ये दोनों मिला के ना अगर जैसे होगा लीप नॉन लीप ऐसे है, तो डिपेंड करेगा लीप नॉन ईयर। अब उसके बाद पहले ईयर सेलेक्ट करोगे, फिर मंथ हो गया, मंथ में ये कैटेगरी है। अब आता है डे का, है ना? तो उसमें प्रोबेबिलिटी बोला 29, लाइक इवेंट ए दे रखा है, मान लो ए नाम देता हूँ मैं। क्योंकि मंथ के बाद ही पूछा है 29th डे, तो एक और निकालना पड़ेगा डे का प्रोबेबिलिटी, मतलब 29th डे
31 डेज में 1/31 एक बार आएगा, और 29 डेज में भी 1/29 एक बार आएगा, और 30 डेज में भी 1/30 एक बार आएगा। हाँ, ये 1 डे आउट ऑफ है ना, तो इसमें दिया था द चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ, द सिलेक्टेड डे इज 29 ऑफ द मंथ। ओके, ये तुम्हें गिवन है, दिस इज गिवन। तो तुमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है वो फेव होगा गिवन दैट ए, ये तुमसे पूछा गया है कि जो मंथ है वो फरवरी होगा गिवन दैट इट इज। तो यहाँ तो पहले फरवरी का है ना, तो बेस थ्योरम तुम लगा सकते हो। बेस थ्योरम का फॉर्मूला ये है कि लाइक अगर मंथ के हिसाब से पार्टीशन करोगे तो 12 पार्टीशन हो जाएंगे ना। लाइक E1 मान लो कि है जनवरी, E2 है फेब, इस तरह से अगर ऐसे करना चाहो तो, एंड E12 तुम्हारा हो जाएगा दिसंबर, अगर ऐसे बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो यहाँ फेब को मैंने E2 मैंने बोल दिया, E2 मतलब सेकेंड मंथ, E2 मतलब फेब। तो वैसे देखोगे तो क्या आएगा, तुमने ऐसे किया, फिर बताओ तुमने कैसे किया, फिर उससे करते हैं पहले, फिर इससे करें। सर हम तो बता ही रहे हैं सर, 7/10 वाला प्रोबेबिलिटी और 3/10 वाला प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉन लीप ईयर और लीप ईयर वाले को मतलब दो लाइन से बाइसेक्ट किया, फिर उसके बाद 3-3 करके वो तीनों का 31, 30 और 28 डेज और 29 वाला निकाले, और फिर सर वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला लगा जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, जो कि होगा 3/120 इंटू 1/29, और इधर जो होता है मतलब लास्ट में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे तो काट कूट के आया 120 इंटू 70/31 प्लस तो ये तो ईयर का आया। एक मिनट, हाँ नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट करने का क्या तरीका, हाँ कितने वेज है सर? मंथ सेलेक्ट करने का सर, मंथ का प्रोबेबिलिटी तो सर दो का सेम रहेगा, 7/12 और 4/12। तो जैसे यहाँ पे इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे, अब ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, यही पार्टीशन करके ही सर, हाँ नहीं तो ऐसे ही टेबल पे गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे ही कि मतलब एक सर्किल बनाए फिर 3 लाइन बनाए, ऐसे ऐसे करके दो के अंत में बहुत सारा प्रोबेबिलिटी आया, तो फिर जोड़ के फिर आंसर निकाले। तो बहुत कैलकुलेशन ऐसे हम बेस थ्योरम लगाए करते हैं, ठीक हो, मतलब इस तरह से भी कर सकते हो, है ना सर? ये भी एक तरह से बायस ही है, पर पता तो लगाए कौन सा प्रोबेबिलिटी क्या निकलता है, तो दो ही प्रोबेबिलिटी से काम, एक जो 29 वाला और एक टोटल जो मिला के आता है, लेकिन फिर भी सारा कैलकुलेट कर रहे हैं, सब पता नहीं ना चल रहा था। ओके, अगर ऐसे करें हम, अगर तो बाय द वे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि E1 इज जनवरी है ना, E2 इज फेब, तो पहले तो हमें ईयर का भी पार्टीशन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक्चुअली ईयर का मतलब दो इवेंट तुम ले रहे हो, लीप ईयर नॉन लीप ईयर है, दो वहाँ पे इवेंट वो हो जाएगा, और उसके बाद मंथ्स में है ना यू विल सेलेक्ट वन ऑफ द मंथ, एंड उसके बाद फिर मंथ से डे सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले तुम ईयर सेलेक्ट कर रहे हो, देन मंथ एंड देन दिस। तो इसको हम ऐसा लिख पाएंगे क्या, अगर मैं इसको मैं चलो F1 F2 कर देता हूँ सपोज। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो इजी वे में कैसे कर सकते हैं सर? तो फिर वो क्या होता है ना, नॉन लीप ईयर वाला को छोड़ देंगे, अंत में उसका जरूरत तो नहीं पड़ा था, मेन तो लीप ईयर सर वाले से ही काम आया था, तो वही प्रोबेबिलिटी है 3/10 इंटू 1/12 इंटू 1/29, फिर इसको भी डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे और वही लीप ईयर का 31 और 30 डेज का प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे। लीप ईयर का चांस है इतना हमको भी क्योंकि समझ में आया। 29th डे, मतलब यहाँ तुम ये बोल रहे हो, इसको खोलेंगे ना, जैसे देखो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऐसा है। A का मतलब हुआ कि 29th ऑफ द मंथ, जो सिलेक्टेड डे है 29 ऑफ द मंथ, और 29 डेज सिर्फ लीप ईयर में आएगा ना, इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि लाइक सिर्फ लीप ईयर में आएगा। सो लीप ईयर कितने हैं, 3/10, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। सो देखो एक मिनट, 3/10 लीप ईयर होने का चांस है 3/10। अब उसमें फेब एक 1/12 होगा, फेब का मंथ चूज करेंगे। एक मंथ चूज कर लिया हमने, पहले तो ईयर लीप ईयर 3/10 एंड देन फेब के चांस है 1/12 एंड देन 29 डेज होने के। सर 1/29 हो जाएगा क्योंकि एक ही मंथ है, 1/29, तो ये लीप ईयर के हिसाब से हो गया ना। और सर फिर इसको डिनोमिनेटर में पहले लिख देंगे क्योंकि बैज में जो न्यूमरेटर में रहता है एक बार डिनोमिनेटर में भी रहता है टोटल प्रोबेबिलिटी, और सर फिर उसके बाद 31 और 30 डेज का लिख देंगे जो होगा
3/10। नॉन लीप ईयर अब आएंगे। नहीं नहीं सर, अच्छा, इसमें भी हाँ। लीप ईयर का ही जोड़ दीजिए ना पहले। ये- लीप ईयर में भी तो 31 और 30 डेज वाले आ रहे हैं तो टोटल। इसको निकाल लो ऐसे करके, हाँ ठीक है, तुम बताओ पहले। हाँ, तो 3/10 हो गया तुम्हारा ये, और और उसके बाद 7 मंथ यानी 7/12 31 डेज वाले। 31 डेज वाले कितने थे यहाँ पे? सर 7 मंथ थे तो 7/12, क्योंकि 29th डे तो सर 31 डेज वाले में भी तो आएगा ना, कोई भी 29 तो। हाँ, कोई भी 7 मंथ हो गया, ठीक हाँ, है। टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना अभी तो। एंड देन ये 1 आउट ऑफ 31 डे, हाँ हाँ, 1 आउट क्योंकि ये 7 वो मंथ है जिसमें 31 डेज है। सो 29th डे सेलेक्ट होगा उसका, दैट विल बी 1 डे आउट ऑफ द 31 डे। ओके, एंड नेक्स्ट तुम्हारा आएगा फिर नेक्स्ट सर 30 डेज वाले। तो यहाँ पे 3/10 मतलब ये तुम्हारा आ गया एक्चुअली लीप ईयर में ही चल रहा है। 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज है, सो 1/30, ठीक ना। एंड नेक्स्ट तुम्हारा ये लीप ईयर का काम हो गया। हाँ सर, लीप ईयर का हो गया सर। हम नन लीप ईयर वाले में आएंगे। एक तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 28 डेज रहता है एक फेब, तो वो जीरो हो जाएगा। 31 और 30 डेज वाले में से हम लोग निकालेंगे 29th डे वाले। एक मिनट, तो उसके आगे क्या होगा? हम लोग क्या कर सर रहे इधर हैं? 7/10 से जोड़ता शुरू करेंगे। 7/10 इंटू 7/12 बाय 1/31 प्लस इंटू प्लस 7/10 इंटू 4/12 इंटू 1/30, और एक तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अंत में वो है ही नहीं 29। और सर यही सब जोड़ जाड़ के आ जाएगा सर। और 32 ये है। सॉरी 31 ना, हाँ हाँ क्योंकि 7 मंथ ऐसे में हमें क्या था, पहले ईयर सेलेक्ट करना है। तो ईयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा। अब ईयर के बाद मंथ पे आते हैं, तो मंथ में या तो डेज है 31 या 30 या 29 28, ईयर पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ लीप ईयर दिया हुआ है तो 1/29 लिखा है ना। फैब का बात कर रहे हैं, और सर। नॉन फैब में हाँ सर यूज तो हम वैसे ही किए हैं, पर वही है तो तुम वही वो कर रहे सारा हो। चीज हम निकाल दिए एक बार में ताकि कैलकुलेट कर सके, इतना लार्ज था। जैसे हमने मैं जो लिखा था इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए, तो वही है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 अपॉन समेशन, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना डिनोमिनेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू ए गिवन EI। लेकिन एग्जाम में ठीक है, टाइम नहीं है तो इस तरह क्वेश्चन मत करो क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा। और जानबूझ के दिया जाता है, इसीलिए So- हम तो सोचे पहले ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्किप करना बेस्ट है सबके लिए। तो ये बेस थ्योरम पे ही बेस्ड है एक्चुअली। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो फर्स्ट ईयर, देन मंथ, देन डेज। और सर उसमें भी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, और फिर ये भी कैलकुलेट करना है कितने मंथ में 31, कितने मंथ में 30, और फिर अंत में भी इतना सा बड़ा सा एलसीएम और ऑड वाला है। तो सर कैलकुलेशन भी पूरा है और उधर इसमें एरर होने का भी चांसेस ज्यादा है। ओके, अच्छा नॉन लीप ईयर है, फेब का तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने काउंट नहीं किया ना। वो इसलिए तो लिखोगे तो 7/10 है ना, और फेब होता है ना 1/12, तो यहाँ 0 हो जाता लिखा है, ठीक है। ओके, देखो ये पहले समझने की कोशिश करो क्या किया गया यहाँ पे। लाइक हमें था कि न्यूमरेटर क्या है, हमारा वो लीप ईयर से वो फेब वाला 29 डे निकाले। देखो हमें तो गया 29 हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन में क्या था देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मंथ इज फरवरी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, गिवन दैट दैट डे चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ। तो पहले बात है फेब का चांस कितना, 1/12, ओके, एंड 29 ऑफ द मंथ, 29 डेज किस ईयर में होंगे, सो यू हैव टू सेलेक्ट लीप ईयर। तो फेब इज 1/12 एंड देन 29 डेज सिर्फ लीप ईयर में, सो देयर आर 3 ईयर आउट ऑफ 10 गिवन ईयर्स। हमारे पास 10 गिवन ईयर है ना, तो सिर्फ 3 डेज होंगे। So we have selected 3 years out of that 10, and then day will be 29th day, so it is 1 day out of 29,
एंड सेम लॉजिक इधर है, अब पूरा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला, ये बेस थ्योरम यूज हुआ है इंडायरेक्टली, ठीक है। यहाँ वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ये है कि लाइक फर्स्ट यू सेलेक्ट फेव एंड देन फेव में अगर वो लीप ईयर है तो 1/29 प्रोबेबिलिटी हो गई 29 डे होने की। यू आर सेलेक्टिंग, है ना, यहाँ देखो, यहाँ फेव सेलेक्ट किया एंड इट इज नॉन लीप ईयर तो प्रोबेबिलिटी 0 है। अब फेव के अलावा क्या है, वैसे मंथ सेलेक्ट करो जहाँ पे डेज तुम्हारा 31, जैसे 7 मंथ्स आर 31 डेज, तो 7 मंथ अब जो 31 डे है, तो अगर वो हमने यहाँ लिया कि ये क्या है, वो लीप ईयर है ना, सो 1 आउट ऑफ 31। फिर उस दूसरे केस के लिए भी सेम किया है, तुम इसको एक साथ अगर कॉमन ले लोगे तो 1 हो जाएगा। तो एनी वन यू कैन, इसको तुम कंबाइन भी कर सकते हो, एक साथ ऐड भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ईयर तुम्हें ब्रेक लीप नॉन लीप तभी करना है जब फेव है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम इसको एक साथ भी लिख सकते हो। तो 7/12 इंटू 1/31, 10 आउट ऑफ 10 है ना, इसको तुम एक मिक्स करते, तुम ऐसा जैसे जितने पार्टीशन तुमने बनाए हैं बेटर ये होता। देखो जैसे हमने क्या कहा, अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या था क्वेश्चन में, ये था कि लाइक द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मंथ इज फरवरी, ओके, तो फरवरी का चांस क्या है, 1 आउट ऑफ 12। सर फरवरी में 29th डे चूज करना है। हाँ, तो 29 डे चूज करना, तो वो लीप ईयर ही होना पड़ेगा उसके लिए, एंड देन दैट 29 इज 1/29, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, जैसे हमने फेज चूज किया, देन इफ इट इज अ लीप ईयर तो लिखना ही पड़ेगा सेम 1/29। इफ इट इज अ नॉन लीप ईयर देन हमने फेव सेलेक्ट किया, इफ इट इज अ नॉन लीप ईयर देन प्रोबेबिलिटी इज दिस, ओके। अब देखो यू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ईयर, 10 में से कोई भी एक ईयर सेलेक्ट करो एंड यू आर सेलेक्टिंग दोज मंथ which has 21 days, 21 days the 7/21 and then 1/29 day will be this, you select any one of the year out of that and जिस मंथ में कितने हैं 30 डेज है, then it will be 1/30। इस तरीके से पार्टीशन हुआ है। हाँ ये सर चीज़ समझ गया। सिर्फ फेब में तुम्हें लीप नॉन लीप सोचना है, बाकी में ये ईयर का देखो, पहले ईयर का हमने लिखा है यहाँ, ये मंथ है और ये तुम्हारा डे है, वो डिनोमिनेटर से डिसाइड कर पाओगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में था यहाँ पे है ना 10 मंथ है, यहाँ पे हमें गिवन था 10 ईयर्स थे टोटल, है ना, हमें पता है 12 मंथ्स और डेज डिपेंड करता है ना उस पर, इसमें 2 ईयर में 2 था लीप और नॉन, और मंथ में भी पार्टी 31 डेज 30 डेज या 29 या 28 डिपेंड्स ऑन लीप एंड नॉन लीप ईयर, और डेज तो तुम्हें पता है ना 1 आउट 1 से लेके कितने भी हो सकते हैं, मंथ पे डिपेंड करेगा। सो इस तरह से, सो फर्स्ट सेलेक्ट द ईयर, देन सेलेक्ट द मंथ, देन सेलेक्ट द डे, इसलिए 3 चीजें प्रोडक्ट हो रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा तो मुश्किल लगा होगा, स्पेशली इसको डाउट जिसने ट्राई किया, तुम्हें समझ आया क्या जिसका डाउट था ये? यस सर। हाँ, मतलब थोड़ा क्या है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो जिसने ट्राई नहीं किया उनको तो हवा ही लगा क्या चल रहा है, तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जिसने ट्राई किया उनको थोड़ा समझ आएगा क्योंकि तुमने थोड़ा टाइम दिया है तो वो चीज़ें कैच जल्दी कर पाओगे, जो लोग ट्राई करके आए उनको थोड़ा जल्दी कैच होगा कि क्या चल रहा है। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आया, बट थोड़ा सा टाइम दोगे तुम्हें भी समझ आएगा, है ना, लाइक ये मंथ का डे, ईयर का डे का, उस तरह से हम डिवाइड करते हैं, तो जो पूछा है ऊपर और टोटल पॉसिबिलिटी दी नहीं, और टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। और बताओ, ठीक है, तो ये तो हो गया ना सारे, ये तो हमने कराया क्लास में। सर चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है सर। ओके, 6 different balls are put in 3 different boxes, okay, 6 different balls हैं और हमने पुट किया 3 different box में, no box being empty, the probability of putting balls in the box is equal to, okay, so देखो 6 different balls हैं and 3 different box है, तो box है ना, so like ball you are putting
अब बोल रहा है कि नो बॉक्स इज एम्प्टी गिवन है तुम्हें, क्या प्रोबेबिलिटी है बॉल्स इन द बॉक्स? सर 6 into 5 into इक्वल 4. नंबर्स, अच्छा इक्वल नंबर्स बोल रहा है। The हाँ probability of putting balls in the boxes in equal numbers. So equal numbers means what? We are telling 2 2 2 तीन बॉक्स है। So each box contain 3 balls, sorry 6 and 2 balls, yeah. सर 2 2 2 भी कर सकते हैं और सर एक 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 भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है पूरा पूरा बॉल यूज करना है, ऐसा लिखा है। नहीं मतलब यही होगा कि 6 बॉल्स हैं तो पूरे यूज करने हैं। हाँ मतलब 6 बॉल्स हैं तो प्लेस करना ही है, ऐसा नहीं करना है कोई खाली रह जाए, तो एक कम से कम एक तो पुट करेंगे। अब इक्वल नंबर्स, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कॉन्सेप्ट पे है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक 3 बॉक्सेस हैं। सो अगर तुम्हें खाली नहीं छोड़ना है था ना, दिस हैज कितने चॉइस है टोटल, पहले 6 में से कोई भी एक बॉल आ सकता है, और इसमें एक बॉल इसमें, या अच्छा वैसे तो सो व्हाट विल बी पॉसिबिलिटीज, हम किसके साथ सोच रहे हैं? सर ईच सर बॉल पहले हैज, तीनों बॉक्स में एक एक बॉल डाल देंगे, हाँ तो 63 गुना 63 वे में डाल सकते हैं, 63 गुना 3 फैक्टोरियल, उससे भी कर और सकते हैं। 25 हाँ एक एक हमने बॉल रख दिया, ठीक है तीनों में। तो अब देखेंगे कि कितने तरीके से, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, वो तुम्हें सब मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स में एक फॉर्मूला है। हाँ तुम्हारे हिसाब से क्या है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरा आ रहा 63 गुना 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3। ओके उससे कर सकते हो, या अगर बॉल के हिसाब से सोचोगे, सो ईच बॉल हैज 3 ऑप्शंस, ठीक है ना। लेकिन नो, ऐसा बोला है कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है। ये थोड़े से कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है ना, उसको तो अप्लाई करना पड़ेगा। सो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा, लाइक इट इज समथिंग, तो फॉर्मूला है ये सब का, डायरेक्टली फॉर्मूला है सर बॉक्स 3 to the power 3 होगा कि सर 6 to the power 3 होगा, मतलब हर बॉल के पास 3 ऑप्शन है ना जानो। ये क्यों लिखा है इसको, जस्ट चेक करो बाकी लोग, जस्ट सी अदरवाइज मैं आपको देख देखो ठीक है, एक एक हमने पहले प्लेस करे, उस तरीके से सोचते हैं। तो क्या है ना हमारे पास, तो हमारे पास कितने बॉल है, 3 बॉल है। अच्छा वो इस तरीके से सोचा है ना कि एक एक पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद 3 बॉल बचा है, और कितने हैं, 3 बॉक्सेस हैं। सो ईच बॉल हैज 3 चॉइसेस, 3 की पावर 3। और वो जो बोला है कि 3 बॉल जो है ना, जो उसने पुट किया है, वो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता है, मतलब 3 है ना, बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 3 बॉल्स। ओके, मतलब ये इसका लॉजिक ये है कि लाइक व्हाट यू हैव डन, कि जैसे था कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं चाहिए, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। सो तुम्हारे पास 6 बॉल्स यू हैव एंड 3 बॉक्सेस यू हैव। तो क्या करना है ना कि कोई भी एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। क्या किया इसने, 3 बॉल को पहले इसने पुट कर दिया 3 बॉल्स में, तो है ना। तो अब क्या हो गया, तुम्हारे पास अब 3 बॉल्स हैं एंड 3 बॉक्सेस हैं। अब तुम तीनों बॉल को एक ही में रख दोगे तो भी वो एम्प्टी नहीं रहेगा, उसने ऐसे किया है। अब क्या कर रहा है कि लाइक फर्स्ट बॉल हैज 3 चॉइसेस, कहीं भी एक तीनों बॉल को अगर एक में रख देंगे तो बाकी सब एम्प्टी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पूछा इक्वल नंबर होना। नहीं अभी वहां तक नहीं पहुंचे, हम सैंपल स्पेस पे ही हैं अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कितने तरीके होंगे जिसमें से हम 6 बॉल को प्लेस कर सकते हैं 3 बॉक्सेस में, ताकि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, ये डिसाइड करें। तो ये क्या है, जो मैं लिखा हूँ उसको बता दें, ये क्या है डिसाइड किया इसने, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 6 balls
into 3 boxes such that no box is empty। इस तरीके से करना है। तो उसने क्या किया कि एक एक बॉल पहले प्लेस कर दिया, ठीक है। तब तुम्हारे पास 3 बॉल है और 3 बॉक्स है। एक एक बॉल प्लेस कर देगा, वो बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज एंड दैट व्हिच 3 बॉल यू आर सेलेक्टिंग, सो दैट 3 बॉल यू कैन सेलेक्ट इन 6c3। पहले तो एक एक बॉल तुम प्लेस कर दोगे तो यू विल सेलेक्ट 3 बॉल्स आउट ऑफ 6, सो दैट इज 6c3 एंड उसके बाद दैट 3 बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी वन ऑफ द बॉक्स इन 3 फैक्टोरियल वेज। अब जो बाकी 3 बचे हैं तुम्हारे पास हाथ में, जो 3 तुमने रख दिया उसका ये हो गया। अब जो 3 बचे हैं यू हैव दैट कैन बी placed in how many ways? So first ball has 3 choice, 3 boxes. So in 3, second ball has again 3 choice and third ball has 3 choice. So ये 3 की पार्ट एक तो ये तरीका इसमें लगा है। ओके, अदर वे तो आंसर तुम सिंप्लीफाई कर कोई नंबर आएगा। दूसरा तरीका भी हो सकता है सोचने का, ठीक है ना, बट इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन भी रहता है, तो थोड़ा सा तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा काउंटिंग के केस में स्पेशली। और इसका डायरेक्ट फार्मूला भी जो मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में एक कोर्स है ना कॉम्बिनेटोरिक्स आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आता है, तो उसमें ये सब पढ़ाते हैं। वो तुम्हें प्रोबेबिलिटी कोर्स और कॉम्बिनेटोरिक्स को साथ में चलता है। तो प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी सिखा रहे होते हैं और कॉम्बिनेटोरिक्स में तुम लोग काउंटिंग सिखा रहे होते हैं। तो ये सब बताएंगे कि जब आइडेंटिकल बॉक्स है, डिफरेंट बॉल्स हैं, डिफरेंट बॉक्स आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पढ़ाते हैं। तो इसके एक बुक है कॉम्बिनेटोरिक्स बाई बेला कोलम्बस, उसका राइटर का नाम है प्रोफेसर, तो उसमें ये सारे फॉर्मूलेज हैं। तो क्योंकि कौन सा बुक? उसमें है, बुक का नाम है पूरा बुक का नाम है, वो बुक है वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स, बुक का हेडिंग ये है पाथ टू कॉम्बिनेटोरिक्स है ना? हाँ ऐसा कुछ होगा, वॉक थ्रू देखना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वहाँ पर 2 साल पहले कॉम्बिनेटोरिक्स ऐसा कुछ बुक का हेडिंग है भाई। स्पेलिंग में देख लेना, गूगल में सर्च करो करेक्ट कर देगा, ऐसा कुछ है स्पेलिंग देख लेना उसमें क्या है। सर टीटू एंड्रिस्कू का होगा, हम सर देखें ये बुक बता रहे थे पाथ टू कॉम्बिनेटोरिक्स है, वाक को याद नहीं है, अभी हम सर्च कर रहे हैं। तो ये बुक में बहुत कॉम्बिनेटोरिक्स टेक्निक्स हैं, वो बुक में है। हाँ सर, टीटू कॉम्बिनेटोरिक्स है सर, ये दूसरा है। हाँ ये दूसरा, अच्छा वो बहुत फेमस था क्योंकि वो ओलंपियाड के लिए बुक लिखते थे ना। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोफेसर है, वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स है। हाँ ये बुक है मिक्लोस बोना। तो मिक्लोस बोना है क्या? मिक्लोस बोना, हाँ ये दूसरा है, तो ये दूसरा सर ये वो इससे लेटेस्ट बुक है, वो पुराना वाला था। तो ये बुक बॉम्बे में पढ़ाते हैं तुम्हें से, तो वहाँ एक कोर्स है ना कॉम्बिनेटोरिक्स का, तुम अगर कोर्स स्ट्रक्चर देखोगे एएसआई का तो फर्स्ट सेमेस्टर में है कॉम्बिनेटोरिक्स। ये बुक मतलब हमें पढ़ाया गया था, तो ये बुक है वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स। तो यही बुक पूरा कोर्स में फॉलो किया था उन्होंने, वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स। जिनको इंटरेस्ट है गूगल पे पीडीएफ अवेलेबल है, तुम थोड़ा स्टार्टिंग के चैप्टर्स पहले 1-2 चैप्टर पढ़ लोगे तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाओगे, काउंटिंग वाले स्पेशली वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स। सर एनपीटीईएल पे कॉम्बिनेटोरिक्स का जो कोर्स है सर, उसमें 12 वीक का है, तो सर 5 तक इंक्लूजन एक्सक्लूजन दिया है, उसके बाद ग्राफ थ्योरी और ट्रीज आ रहा है, तो सर ये भी काफी होगा ना? ग्राफ थ्योरी नहीं करना है, हाँ इसमें भी ग्राफ थ्योरी लास्ट में, इस बुक में भी। तो ग्राफ थ्योरी नहीं करना तुम्हें, ग्राफ थ्योरी तो वो आगे वहाँ एमएस में पढ़ाएंगे इनमें, लेकिन इसमें तुम पहले 2-3 चैप्टर शायद होगा जो काउंटिंग्स पे होंगे वही कर लेना, तो उससे थोड़ा तुम्हें डेवलप हो जाएगा जिन लोगों को अगर काउंटिंग में सीखना है। वरना क्योंकि काउंटिंग मेनली तभी जरूरत है जब बेसिक प्रोबेबिलिटी में नीड है इसकी, जैसे इस तरह क्वेश्चन है, अब यहाँ पे तुम्हें नीड है तो उसका डायरेक्ट वहाँ पे फॉर्मूला भी है कि एन ऑब्जेक्ट है आर में, यहाँ जैसे इतना किया ना, इतना नहीं सोचना, उसका सीधा फॉर्मूला वहाँ पे, तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये चलो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया ये इसका। अब इसमें तुम्हें ढूंढना है कि 2 बॉक्सेस ईच में रहे, तो उसके क्या चांस है? सर आंसर नहीं आ रहा है इस टोटल वे में मेरा। अच्छा तो देखना, मैं तुम्हें इस तरह से मैंने तो मान लिया तुमने जो बताया सही है। सर कुछ मिसिंग हो रहा है, थोड़ा मोड़ा आंसर है, क्लोज जा रहा है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो यू आर सेइंग इसमें कुछ मिसिंग है? यस सर, या तो इसमें मिसिंग है या तो फेवरेबल आउटकम में कुछ मिसिंग है। ओके
सर टोटल वाला में 3 to the power 3 क्यों किया ये नहीं समझ में आ रहा। 6 to the power 3 होना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 बॉल्स को 3 बॉक्स में जाने का है, तो अगर पूरा भरेंगे तो 6 6 नहीं उसमें एम्प्टी भी रह जाएगा, तुम बोल रहे हो ना एम्प्टी 6 हो to power जाएगा 3 नहीं। में, तो सारे एक में भी जा सकते हैं, वो केसेस है। तो इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो लाइक यू हैव 6 है ना, उसमें भी ऐसे ही बताता है, तो मुझे तो फिर पढ़ना पड़ेगा ये, या कोई बात नहीं, इसका तुम्हें आंसर नहीं आता टाइम वेस्ट ही होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। एक और क्वेश्चन था उसमें फंसा हुआ जो मैंने अभी किया नहीं है। 2022 के सारे क्वेश्चन वो लिफ्ट वाले और ये वाला में सब में सर ज्यादा कॉम्बिनेटोरिक्स ही ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है सर। हाँ, जो पेपर बनाए होंगे इस साल उनको इसमें ज़्यादा मज़ा आता होगा ना, टीचर पे डिपेंड करता है ना, जिसको पेपर बनाने को मिला है तो किस टाइप का है। तो हर साल का पेपर इसीलिए अलग अलग होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट बदल जाते हैं, टीचर्स बदल जाते हैं, जो बना रहा है हाँ पेपर। सर, इस बार तो IIT गुवाहाटी बनाने वाला है ना। तो इस तरह से वो इसलिए इस बार है ना, तो रुड़की बनाया था, तो उनका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ओके, मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। संडे अभी क्लास करेंगे हम लोग, तो इसमें है 6 डिफरेंट बॉल्स हैं। सो लाइक, और अगर नहीं बता पाओ तो दोबारा पूछना, क्योंकि है ना भूल जाते कभी कभी, तो मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन मैं तुम 2-3 बार याद दिलाओगे मैं सॉल्व कर लूँगा। नेक्स्ट क्लास में ये करते हैं। और एक और क्वेश्चन रह गया, तुम्हें याद हो वो क्या बोला, उसमें होता ना रिकर्सन, रिकर्सन वाला था, वो किया नहीं मैंने। ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट और कुछ पूछना है? पेपर्स में सारे हो गए तुम लोगों के? ग्रुप में 2-3 लोगों ने भेजा है, ये तो ऐसा करूंगा फिर मैं आगे रैंडम वेरिएबल उनको अलाउ ही नहीं करूंगा, जो लोग अगर सॉल्व नहीं करके भेज रहे हो। जितना हुआ है उतना ही भेजो, ठीक है। जैसे 2 लोगों ने भेजा था, आई थिंक नाम में देखना पड़ेगा। सो 2 पर्सन ने भेजा था। अच्छा अच्छा, होमवर्क करके भेजना भी था। हाँ, उसको स्कैन करो, सॉल्यूशन भेजो, आंसर की बनाओ, दोनों करना है। और एक अलग से सर नोटबुक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ टाइप का ही हो, कोई दिक्कत सर नहीं है। पूरा मतलब सारा क्वेश्चन करना है हाँ सर। अच्छा, मतलब जो नहीं बन रहा वो स्किप कर देंगे हाँ, क्या? वो स्किप कर दो, नहीं करो उसको। और वो याद रखो कि स्किप हो गया, लाइक जब वो टॉपिक पढ़ाऊँ, हाँ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के भी है, तो जब कोई क्वेश्चन स्किप हो रहा है तो अभी स्किप करो, लेकिन एक याद रखो, एक रजिस्टर बना लो, तुम एक डाउट का रजिस्टर बना लो कि ये क्वेश्चन डाउट है, जब मौका मिले तब पूछो। कभी न कभी तो आएगा ना, अभी मैं बोल दूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक का है, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा कोर्स, तब तो मैं नहीं बोल पाऊंगा ना कि अगला टॉपिक का है, तब तो कराना ही है, वो चीज़ है। तो इसीलिए लाइक एक रजिस्टर बना दो, जो सिर्फ होमवर्क करो। होमवर्क में क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 10 बार सॉल्व करो। ऐसे बहुत सारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे जो बताएंगे कि मैंने प्रीवियस ईयर किया था और मेरा फिर भी इस बार एग्जाम में नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बार कर लिया, उनको लगता है सब आ गया, लेकिन नहीं आता है। उन्हीं को तुम दोबारा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लो, चांसेस है कि नहीं आएंगे उनको, क्योंकि उन्होंने बार बार नहीं किए ना, उन्होंने कई बार नहीं किए। तो एक बार करने से लगता है आ गया, लेकिन नहीं होता है। सो यू हैव टू डू एटलीस्ट 5 6 7 8 10 टाइम्स पेपर करो, तो बहुत डीपली समझ पाओगे कॉन्सेप्ट को। अब वो दीदी भी बोल रही थी जो यूट्यूब पे है, वो 7 बार की थी, श्रुति, हाँ श्रुति ना, जो 3rd रैंक आए थे। जो सब महाराष्ट्र से थी जो हाँ बता रही हाँ, थी। दोनों महाराष्ट्र से थी। हमारे यहाँ 7th रैंक वाली जो थी वो भी उसका नाम मयूरी था, और 3rd रैंक वाली श्रुति है ना, श्रुति सराफ, दोनों महाराष्ट्र की थी। तो एक्चुअली मैं मुंबई में था उस टाइम, तो मेरा एक क्लासमेट था, वो मेरा दोस्त था, तो उसके रेफरेंस से ही आई। ठीक है, मतलब सॉल्व करो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, स्पेशली बाद में लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सॉल्व करके, या ग्रुप में लिख दूंगा व्हाट्सएप पे, मैं सॉल्व करो। जो डाउट है उसको डाउट लिख लो कि ये डाउट है, फिर डाउट क्लास में पूछो, या अभी नहीं होता है तो जब भी टाइम मिलता है तब पूछो। पूरे साल तुम्हारे पास डाउट पूछने का टाइम है। तो ओके, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम पूछना।